सो गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को अंग्रेजी में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। तो इस वीडियो में हम इस द्विघात समीकरण चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन जानेंगे, प्लस हम इसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो लंबी हुई तो हम अगले इसमें वीडियो में सॉल्व करेंगे, नहीं तो अभी हम इंट्रोडक्शन को पढ़ते हैं पहले। तो द्विघात समीकरण, तो जैसे कि द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम है, तो सबसे पहली बात द्विघात समीकरण होती क्या है। तो द्विघात समीकरण होती है हमारी, इसका हम परिभाषा लिखें तो परिभाषा बनेगी द्विघात समीकरण की कि ऐसी या फिर ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 हो, उसे क्या कहते हैं, उसे द्विघात समीकरण अर्थात क्वाड्रेटिक इक्वेशन इंग्लिश में लिख देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। तो यानी कि ऐसा कोई भी समीकरण जिसकी उच्चतम घात यानी कि सबसे बड़ी घात अगर 2 हो तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। रैखिक समीकरण होने के लिए क्या बताया था, उसकी उच्चतम घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ऐसे द्विघात समीकरण के लिए क्या उच्चतम घात 2 होनी चाहिए। अगर त्रिघात की बात करें तो त्रिघात के लिए उच्चतम घात जो हमारी वो 3 होनी चाहिए। तो द्विघात समीकरण का अगर हम कोई एग्जाम्पल लिखें तो एग्जाम्पल क्या बनेगा, जैसे कि 5x² प्लस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, क्योंकि समीकरण है तो 0 लिखना जरूरी है। अब इसमें उच्चतम घात अगर हम देखें तो जैसे कि पहला क्या है 5x², पहला पद 5x², दूसरा पद क्या है 2x, तीसरा पद क्या है 7। तो पहले पद की घात क्या है 2, दूसरे पद की घात क्या है 1। तो यानी कि इसमें जो सबसे बड़ी घात क्या है वो 2 है। तो इस पूरे समीकरण की घात क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और क्योंकि समीकरण की घात 2 है तो इसे हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। अब बात करें कि द्विघात समीकरण के मूल रूप की, तो इसका मूल रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहां पर प्लस c इज इक्वल्स टू 0, जहां जो ये a है और b है और c है। जैसे कि एक तो ये a, b और c, जो ये a है, b है और c है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं अचर पद, अचर राशि लिख देते हैं, ये अचर राशि होते हैं। और जो ए बी सी तो अचर राशि हो गई, और जो एक्स क्या हमारा, एक्स तो हो गया चर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा कि चर और अचर क्या होता है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ। अगर लिखा है 5x² प्लस 7x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, तो अगर ये क्या हमारी द्विघात समीकरण कब होगी, जब इस रूप की है। तो अगर हम देखा तो पहला पद क्या है स्क्वायर, दूसरा पद क्या है एक्स वाला, तीसरा पद क्या है कांस्टेंट टर्म है यानी कि अचर पद है। तो हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात समीकरण हो जाएगा। अगर ये उल्टा सीधा भी लिखा हो, जैसे मान लीजिए लिखा है 5x माइनस 4x² प्लस 7 इज इक्वल टू 0, तो ये भी द्विघात समीकरण है। क्यों है, क्योंकि इसमें एक पद तो ऐसा है जिसकी घात 2 है, दूसरा पद ऐसा है जिसकी घात 1 है। तो यानी कि क्या है इसमें द्विघात, यानी क्या सबसे बड़ी घात 2 है, तो द्विघात समीकरण है। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा समीकरण जिसकी उच्चतम घात 2 हो और वो इस रूप में लिखी हो तो वो द्विघात समीकरण होती है। जहां ए और बी और सी के मान क्या होंगे, अब अगर लिखें तो इसमें ए बी और सी के मान कैसे निकालेंगे। इस समीकरण के लिए बात करें, इस समीकरण के लिए तो ए का मान क्या है, अगर कंपैरिजन करें इसके साथ कंपैरिजन करेंगे तो ए का मान क्या है 5 है, बी का मान क्या है 7 है, और सी का मान क्या है कांस्टेंट टर्म का 8। अगर यहाँ बात करें हम इस समीकरण के लिए तो a क्या है, a तो है x² वाले के साथ, तो x² के साथ क्या है a 4 नहीं, यहाँ साइन के साथ लिखेंगे तो माइनस के 4। और b का मान क्या है, b होगा x के साथ वाला, तो x के साथ क्या है 5 है, तो b हो जाएगा हमारा 5। और c क्या होगा, जो कांस्टेंट टर्म में 7। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि a b और c के मान अगर हम कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए अगर सवाल में पूछता है a b और c के मान बताएं तो कैसे निकालेंगे। अगर लिखा हो माइनस के 5x² माइनस 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण तो है लेकिन इसमें a b और c के मान ज्ञात कीजिए, तो a b c के मान कैसे निकालेंगे।
ए का मान क्या है जो एक्स स्क्वायर के साथ लिखा हो, तो एक्स स्क्वायर के साथ है -5। बी का मान क्या है जो एक्स के साथ लिखा हो, एक्स के साथ क्या है -2। और सी का मान क्या हो जाएगा 7। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। अब इसी चैप्टर में कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में क्या होता है कि सवाल इस प्रकार लिखे होते हैं कि दो क्रमागत संख्याएं, दो क्रमागत धन सम संख्याएं या दो क्रमागत धन विषम संख्याएं और लगातार दे रखी उनका गुणनफल कुछ दे रखा होगा और हमें वो द्विघात समीकरण हल करनी है। तो जब क्रमागत संख्याएं दे रखी हो और हमें पता ना हो कौन सी संख्या हो, तो बस कितना लिखा हो कि दो क्रमागत संख्याएं हैं, उनका गुणनफल निम्न तरीके से हमें दे रखा है। तो हम उसकी इक्वेशन बनाते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए अगर दे रखा हो कि दो क्रमागत संख्याएं हैं, इसको आप लिख लीजिएगा कि कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट। तो दो क्रमागत संख्याएं तब जब होंगी, लिखा हो सवाल में दो क्रमागत संख्या, इनका गुणनफल लिखा हो, हम लिखते हैं दो क्रमागत संख्या। तो इन दो क्रमागत संख्याओं को दर्शाने के लिए हम हमेशा लिखेंगे, एक तो पहली संख्या को मानेंगे x, दूसरी को मानेंगे x+1। अब x और x+1 क्रमागत है, अगर तीन संख्या है तो x+2। यहाँ x क्यों ले रहे हैं और 1 2 का उसमें प्लस कर रहे हैं, इसको समझिएगा कि जैसे मान लीजिए अगर मैं x का मान यहाँ लेता हूँ, x का मान 1, तो यहाँ क्या हो जाएगी पहली संख्या 1, और यहाँ अगर 1 रखे हैं x की जगह तो 1+1 क्या आ जाएगा 2, यहाँ x की जगह 1 रखे तो क्या आ जाएगा 1+2 3। तो क्रमागत संख्या आ गई या नहीं आ गई? देखिए निकल आई 1 2 3। x का मान कुछ भी लीजिए, आप 2 लीजिएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 3 और 4, अगर 3 लेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 3 4 और 5, यानी कि ऐसी हम उसकी जनरल फॉर्म बना लेते हैं। अब यही अगर कहता कि दो क्रमागत सम संख्या, दो क्रमागत सम संख्या दे रखे हैं, उनका गुणनफल कुछ दे रखा होगा। अगर सम संख्या है तो उनके लिए क्या होता है, पहले हम मानते हैं पहली को x, दूसरी को x+2 और तीसरी को x+4। अगर 3 का आएगा तो x+4, अगर 4 का कहता है तो आएगा x+6। अब यहाँ क्रमागत सम संख्याएं कैसे हैं? सम यानी क्या होते हैं? इवन नंबर। अब इवन नंबर कैसे भाई? अब अगर हम माने इवन नंबर x का मान क्या होगा, छोटा इवन नंबर 2 ही होता है, तो 2 अगर रखे हैं x की जगह, तो यहाँ अगर 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2+2 4, यहाँ क्या आएगा 2+4 6, यहाँ क्या आएगा 2+6 8। तो यहाँ से हमें निकलना ही नहीं, निकलना है दो क्रमागत, या फिर अगर 2 की बात करें तो इतना को लेंगे, अगर 4 की बात करें तो सारी लेंगे। तो दो क्रमागत हमें ऐसे निकाल लेते हैं। इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, दो क्रमागत सम संख्याओं के लिए जनरल फॉर्म जो बनेगी सवाल में वो बनेगी ये वाली, और दो क्रमागत संख्या केवल लगातार संख्याओं के लिए क्या बनेगी, ये वाली। 2 के लिए बनेगा केवल इतना, और अगर 4 की बात करें तो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। अब यही अगर बात करता है कि दो क्रमागत विषम संख्या, तो यहां हम लिखेंगे दो क्रमागत विषम संख्या। विषम संख्या के लिए विषम संख्या के लिए कुछ भी चेंज नहीं होता, जो भी जनरल फॉर्म उसकी बनाई थी हमने कौन से की, सम संख्या वाले की, वही सेम रहती है। यहाँ लिखेंगे x, फिर उसके लिए x+2, अगर 3 है तो x+4, अगर 4 है तो x+6, ऐसे कंटिन्यू करेंगे अगर जितनी भी होगा। हमें केवल दो का चाहिए, तो 2 के लिए हम क्या केवल इन दोनों को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अगर हम मान लीजिए हमें क्या विषम संख्या निकालनी है, तो विषम संख्या क्या होती है, पहली विषम संख्या तो एक ही होती है, तो एक को माने। अगर हम x का मान 1 रखें, तो अगर 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 1+2 3, 1+4 5, 1+6 7। तो निकल आई कि नहीं, निकल आई दो क्रमागत या फिर 4 क्रमागत विषम संख्या है, तो इनका जो जनरल फॉर्म बन जाएगा, जनरल फॉर्म बनेगी ये दो क्रमागत के लिए। अगर 4 की बात करें तो सारा बन जाएगा इस तरीके से। या दो क्रमागत विषम संख्या या फिर दो क्रमागत सम संख्याओं के लिए या फिर दो क्रमागत संख्याओं के लिए हम इक्वेशन बना सकते हैं अगर सवाल में आए तो आप इसको नोट कर लीजिए। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम जानेंगे कि जो द्विघात समीकरण होती है उसको हल कैसे करते हैं। हल करने के कई तरीके, बारी बारी सभी तरीकों को हम सीखेंगे, तो आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अगर आप अंत तक देखेंगे तभी भी आपको कुछ लाभ मिलेगा, अन्यथा बीच में छोड़ दो तो कोई फायदा नहीं किसी भी चीज को। अगर सीखो तो पूरा सीखो। तो चलिए हम आगे करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए हमें जो पहला सवाल दे रखा है उसका हमें हल निकालना है। वो हमारे पास पहला सवाल है वो है x² माइनस के 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो हम इसका हल कैसे निकालते हैं? हल निकालने का तरीका थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, ज्यादा कठिन भी नहीं है, आप ध्यान दीजिए बस। तो जो x² माइनस 4x माइनस 5 है इसका हल कैसे निकालेंगे?
सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, कुछ भी नहीं है, जिसका गुणांक कुछ भी ना हो, यानी कि इसके गुणांक का मतलब इसके गुणज में कुछ भी ना हो, उसका गुणज एक होता है। तो जो भी एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं जो अचर पद है उसके साथ। तो एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे, अचर पद के साथ, तो इसका गुणांक क्या है 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 इंटू 5, यानी कि पहले का गुणा करते हैं तीसरे में, तो क्या आ जाएगा 1 इंटू 5, हमारे पास 5 आ जाएगा। अब इस 5 से हमें करना तो कुछ नहीं है, लेकिन ये काम हमें देगा, इसको सवाल में आप नहीं लिखिएगा, बस समझाने के लिए बता दे रहा हूँ मैं। अब क्या है, हमारे पास 5 आया पहले का गुणा तीसरे में करके, अब बीच में क्या है माइनस के 4x। अब ये जो माइनस के 4x है इसी पर ध्यान दीजिएगा, इस माइनस के जो भी बीच में लिखा हो माइनस के 4x या फिर और कुछ भी न हो संख्या, तो इस माइनस के 4x को हम इस तरीके से तोड़ेंगे, यानी कि इसको ऐसे दो भागों में बांटेंगे इस तरीके से कि जब इस उन दोनों संख्याओं को जोड़ा जाए या घटाया जाए तो माइनस के 4x ही बने, लेकिन जब उन संख्याओं को गुणा किया जाए तो 5 बने। समझिएगा इस बात को कि जो बीच वाली संख्या है उसको इस तरीके से तोड़ते हैं दो संख्याओं में कि जब उन दो संख्याओं को या तो जोड़ा जाए या घटाया जाए तो वो बीच वाली संख्या बने, और जब उन्हीं दो संख्याओं को गुणा किया जाए तो क्या बने, ये वाली संख्या बने जो हमने गुणा करके निकाली थी। तो देखिए यहाँ क्या है, माइनस के 4x हमें लाना, तो माइनस के 4x को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर 4x को लिख सकते हैं 5x माइनस एक्स सॉरी प्लस एक्स और माइनस 5। हम इस 4x कैसे लिख सकते हैं, माइनस के 5x और प्लस के x, अगर माइनस के 5x में से x गए तो कितने बचे, माइनस के 4x बचे, और जब इनका गुणा करेंगे 5 इंटू 1 तो कितना आएगा भाई, इसका 5 और इसके साथ क्या कुछ नहीं तो 1, तो 5 इंटू 1 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा फिर दोबारा। तो हमने इसको इस तरीके से तोड़ दिया। तो अब इसके बाद अगला स्टेप क्या रहता है कि इन दोनों में से अलग कॉमन निकालते हैं, इन दोनों में से अलग कॉमन निकालते हैं। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन, ये आपको बनाने की जरूरत कुछ नहीं, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। इन दोनों में से कॉमन है x, तो अंदर क्या बचा, यहाँ से x निकाला तो क्या बचा x, अंदर माइनस का साइन है तो माइनस लिखा, यहाँ से 5x में से x निकाल लिया बाहर तो क्या बचा अंदर 5। अब x माइनस 5 इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता, तो जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो हम केवल 1 को कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे +1 और अंदर क्या x माइनस 5, जब कुछ कॉमन ना निकले तो क्या निकालते हैं 1 कॉमन। अब उसके बाद इस पूरे में से कॉमन निकालते हैं, पूरे में से कॉमन क्या निकल रहा है x माइनस 5, क्योंकि दोनों में है। तो अंदर क्या बचा, यहाँ से x माइनस 5 निकाला तो अंदर क्या बचा x, यहाँ से x माइनस 5 निकाला तो अंदर क्या बचा +1। तो ये क्या आ गए, इसके हल हमारे पास निकल गए, या फिर हम कहें इसके हल निकल आए या फिर इसका सॉल्यूशन हो गया। तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं हल, ठीक है। या फिर इसको वैसे भी कर सकते हैं कि x माइनस 5 x माइनस 5। अब आपका सवाल सही हो रहा है या नहीं, आप ये कैसे चेक करेंगे, जब कॉमन निकालने के बाद इस स्टेप के बाद जो आप कॉमन निकालें और कॉमन निकालने के बाद जो अंदर बच रहा है ब्रैकेट के अंदर, यदि ये सेम आ रहा है तो आप सही जा रहे हैं, अगर ये सेम नहीं बन रहा दोनों तरफ तो आपका सवाल जो है वो गलत दिशा में जा रहा है, आप गलत कर रहे हैं, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा हल किस प्रकार निकालते हैं। अब जो हम अगला सवाल करते हैं इसी प्रकार 2-3 एग्जाम्पल मैं करके दिखा रहा हूँ, फिर आपके समझ में आ जाएगा। जैसे दूसरा सवाल है 6x स्क्वायर माइनस एक्स और -2 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके लिए हमें सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सबसे पहला काम वही पहले का गुणा करते हैं, एक्स स्क्वायर वाले का गुणा तीसरे में, तो 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2 हमारे पास 12 आ गया। इस 12 से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना मालूम पड़ जाता है इससे कि बीच वाले को इस तरीके से तोड़ना है कि उन दो संख्याओं का जब गुणा करें तो 12 बने, और जब उन दो संख्याओं को हम घटाए या जोड़े तो क्या बने, केवल माइनस के x बने। तो ऐसी दो संख्या क्या होंगी, ऐसी दो संख्या होंगी हमारे पास, क्या होंगे थोड़ा दिमाग लगाइए, 12 कब बनेगा। अब ये निकालते कैसे हैं 12 कब बनेगा, देखिए जो भी गुणा करके बन रहा है इसके हम फैक्टर करते हैं। फैक्टर क्या मतलब है कि इसको देखते हैं किस किसके टेबल में आता है। एक तो ये आता है 1 इंटू 12 के टेबल में 12 कब आता है, जब 1 का गुणा 12 में करें, और 12 कब आता है जब 3 का गुणा 4 में करें, और कब आता है 4 का गुणा 3 में करें, और कब आता है 6 का गुणा जब 2 में करें। तो यहाँ कुछ बन रहा है ऐसा, हाँ ये बन रहा है। देखो अगर 4 में से हम 3 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1x, और जब 4 और 3 का गुणा करें तो क्या बनेगा 12 बनेगा। यही से हमें क्या मिल गया, इसका सॉल्यूशन मिल गया। इस वजह से इसको लिखना पड़ता है। तो हम क्या लिखेंगे, इसको तोड़ के ऐसे 6x स्क्वायर, क्योंकि हमें माइनस का बचाना है आंसर, तो हम माइनस वाले को लेंगे बड़ा, तो माइनस के 4x और प्लस के 3x, और अंदर क्या बचा
-2 यहाँ इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए जब इनका गुणा करेंगे 4 गुणा 3 कितना आएगा 12, और जब -4x में से प्लस के 3x कितना माइनस के x, यानी कि सवाल पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अब क्या करेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। कॉमन कैसे निकालेंगे, इन दोनों में से अलग और इन दोनों में से अलग। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से एक तो x कॉमन आ रहा है, और क्या कॉमन आ रहा है, दोनों 2 की टेबल में आते हैं तो 2 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा यहाँ 3x, और माइनस का साइन है तो माइनस लिखो। यहाँ से 2x कॉमन निकाला तो क्या बचा, केवल 2 बचा। अब यहाँ लिखेंगे प्लस, अभी बताया था जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो क्या निकालते हैं 1। तो अंदर क्या बचा 3x - 2 एज इट इज। अब देखिए अभी बताया था चेक कैसे करते हैं कि जब ब्रैकेट के अंदर वाले सेम बन जाए तो हम सही करना है सवाल को, और सेम ना बने तो गलत कर रहे हैं। हमारे दोनों सेम आ रहे तो हम सही कर रहे हैं। अब क्या है, जो ब्रैकेट में लिखा है उसको एक बार लिख देंगे पहले, और जो बाहर है उनको एक बार लिख देंगे 2x + 1। तो यही क्या हो जाएंगे इसके सॉल्यूशन, यानी कि ये इसका आंसर। इसके गुणनखंड हमने कर दिया। अब सवाल में देखो गुणनखंड कीजिए, और गुणनखंड यही होते हैं किसी भी द्विघात समीकरण के। इतना आपके समझ में आ गया होगा। एक और सवाल जैसे है सवाल हमारे पास 3x² - 8x - 3। क्या सवाल है, तीसरा है 3x² - 8x - 3। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम पहले का गुणा तीसरे में। तो 3 × 3 कितना आ गया, 3 × 3 कितना आ जाएगा 9। इस 9 से कोई लेना देना नहीं है, बस इतना मालूम पड़ेगा कि बीच वाले को किस हिसाब से हमें तोड़ना है। तो यहाँ क्या करेंगे, 3x² एज इट इज लिखा रहेगा, और 8x अब इसके फैक्टर करेंगे, यानी कि 8 को इस तरीके से तोड़ना कि जोड़ने या घटाने पर तो 8 बचे, और गुणा करें तो कितना आए 9 आए। तो 9 को देखते किस किस टेबल में आता है, एक तो आता है 1 × 9 9, एक आता है 3 × 3 9। बस इन्हीं तरीके से आता है और कोई तरीका नहीं है। अब देखिए 3 का जो 3 में गुणा करेंगे तो 9 तो आ जाएगा, लेकिन जब 3 और 3 को जोड़ेंगे या घटाएंगे तो 8 नहीं बनेगा। इसमें ये वाली बात हमारी सही साबित हो रही है कि जब 9 का 1 में गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, और 9 में से 1 के तो कितने बचे 8। तो अब हमें क्या करना है, माइनस का बनाना, तो माइनस वाले को बढ़ा लेंगे, तो माइनस के 9x और प्लस के x और -3। अब देखिए गुणा करेंगे तो 9 × 1 9, और 9x में से x के तो कितने बचे प्लस के माइनस के 8x। अब अगला स्टेप क्या है, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। ये लाइन आप मत बनाइएगा, जो मैं बना रहा हूँ समझाने के लिए बना रहा हूँ बस। तो इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा x - 3। ठीक है। अब यहाँ से जब कुछ भी कॉमन ना निकले तो अंदर क्या कॉमन निकालते हैं 1। तो यहाँ क्या है x - 3। अब ब्रैकेट में अगर सेम बने तो सवाल सही है, ब्रैकेट सही बन रहा है, तो x - 3 एक बार लिखेंगे, और जो बाहर है उसको एक साथ लिख देंगे, तो 3x + 1। यही क्या हो जाएंगे इसके गुणनखंड, और यही इसका आंसर। तो आपके अच्छे से समझ में आ रहा होगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए उम्मीद करता हूँ आपके इतना समझ में आ गया होगा। अब आप इसे जल्दी से अब नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है इस चैप्टर में मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात करते हैं, कि जो मूलों की प्रकृति से मतलब है कि जो भी हमारे पास द्विघात समीकरण है उसके जो मूल निकल रहे हैं, यानी कि उसके जो हल निकल रहे हैं वो कैसे, वो वास्तविक है या फिर वो दोनों अवास्तविक है या फिर दोनों काल्पनिक है, यानी कि वो कैसे है, मूल उनकी प्रकृति क्या, दोनों समान है, दोनों अलग अलग है, या फिर दोनों 0 के बराबर है। तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। प्रकृति कैसे निकालते हैं देखिएगा आप। तो मूलों की प्रकृति के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। इसको कैसे निकालते हैं, यानी कि इनका नेचर ऑफ सॉल्यूशन, नेचर ऑफ रूट्स, इसमें लिखेंगे नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, तो इसको हम दर्शाते हैं मूलों की प्रकृति को डी से। डी का मान निकालते हैं। डी को क्या कहते हैं, डी को विविध कर भी कहते हैं, विविध कर भी कहते हैं डी को। और डी का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का, डी का फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो जो भी हमें दे रखा हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसमें से हम b का मान, a का मान, c का मान निकालेंगे, इसमें पुट कर देंगे। अब इसमें क्या है, अगर d का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा यानी कि पॉजिटिव है, तो जो मूल होते हैं वास्तविक और भिन्न, वास्तविक और भिन्न। अगर d का मान 0 के बराबर है, वास्तविक और बराबर, वास्तविक और समान। अब अगर
डी का मान 0 से छोटा है तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है, अर्थात काल्पनिक होते हैं। ठीक है, तो इतना आपके समझ में आ गया होगा कि कम मूल वास्तविक और भिन्न होते हैं, कम मूल वास्तविक और समान होते हैं, कम मूल का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब ये जो हमने निकाला है डी का मान, इससे आप एक और बात समझिएगा कि जो द्विघात समीकरण है उसके हमेशा 2 ही हल निकलेंगे, अगर त्रिघात समीकरण है उसके हमेशा 3 ही हल निकलेंगे, अगर रैखिक समीकरण है तो उसका हमेशा 1 ही हल निकलेगा। यानी कि द्विघात है तो 2 हल, त्रिघात है तो 3 हल और चतुर्थ घात है तो 4 हल, और अगर रैखिक है तो केवल 1 हल। ना आपके समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद करता हूँ आपके इतना समझ में आया होगा। जल्दी से इसे आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जो हमने अभी मूलों की प्रकृति पढ़ी है उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो मूलों की प्रकृति के ऊपर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 5x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। सवाल क्या कहता है कि इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए इस द्विघात समीकरण की, और अगर इसके मूलों का अस्तित्व है, अस्तित्व मतलब कि अगर मूलों का मान 0 से बड़ा है तो उसके मूल यानी कि उनके सॉल्यूशन को आप ज्ञात कीजिए, अगर अस्तित्व है तो, और नहीं अस्तित्व तो वहीं छोड़ दीजिए। तो क्या करते हैं, पहले हम इसकी मूलों की प्रकृति ज्ञात करते हैं। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे इसका हल क्या होगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसे तुलना करने पर, इससे तुलना करेंगे तो तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे तो क्या होगा, a का मान क्या मिला, a का मान मिला 2, b का मान मिला 5 और c का मान मिला -3। अब यहां से क्या करेंगे, मूलों की प्रकृति के लिए मूलों की प्रकृति निकाल लिए। तो मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए क्या करते हैं, हम d का मान निकालते हैं। तो d का मान क्या होगा, b² माइनस 4ac। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, b का मान क्या है 5, तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या है 2 इंटू c क्या है -3। यहाँ से क्या आ गया, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो फिर हो जाएगा प्लस का 24। तो यहाँ से क्या होगा 25 प्लस 24 कितने हो गए, ये 8 इंटू 3 24, बिल्कुल सही है। तो इतना आ गया 49। तो डी का मान क्या निकल गया 49। तो ये तो हमें मालूम पड़ेगा कि इसके मूलों की प्रकृति अब किस प्रकार है कि डी का मान जो 49 है यानी कि पॉजिटिव है, डी का मान क्या है 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो क्या होगा, मूल इसके भिन्न होंगे, भिन्न और वास्तविक। तो मूल कैसे भिन्न और वास्तविक, अब अस्तित्व है इनका मूल क्योंकि 0 से बड़े हैं, 0 से छोटा होता है यानी कि माइनस में होता तो अस्तित्व नहीं होता। अब अस्तित्व है तो सोल्व करो, अब सोल्व करते। अब गुणनखंड विधि की जगह में एक और विधि करते हैं नई, वो है धनाचार्य, श्री धनाचार्य सूत्र। श्री धनाचार्य सूत्र से कैसे हल निकालते हैं वो आप देख लीजिएगा। श्री धनाचार्य सूत्र क्या कहता है, अगर हमें x का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे, एक बार यहाँ लिखेंगे -b, फिर यहाँ प्लस माइनस √d/2a, यही होता है धनाचार्य सूत्र। तो यहाँ धनाचार्य सूत्र से हल कैसे निकालेंगे इसके बाद ये देखिए। तो पहले क्या करेंगे, हम पहला हल निकालना, 2 हल निकलेंगे क्योंकि क्या होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण है। तो x इक्वल टू क्या होगा -b, b का मान क्या है 5, तो -5 एक बार प्लस में लेंगे, d को एक बार माइनस में लेंगे, -5 प्लस कर लेते हैं तो प्लस √d का मान क्या है 49, तो √49/2a, a का मान क्या है 2, तो 2 इंटू 2, तो यहाँ से कितना आ गया -5, √49 हो गया 7/2 इंटू 2 4, 7 में से 5 के 2/4, तो यहाँ से क्या आ गया 1/2। ठीक है, तो ये पहला हमें इसका हल निकल आया, मालूम पड़ गया 5 के 2। अब अगर दूसरा निकालना है, दूसरा कैसे निकालेंगे, धनाचार्य सूत्र से हम लिखेंगे यहाँ -5, अब इस बार d प्लस का लेता है, माइनस कर लेंगे तो माइनस के 49/2 इंटू ए का मान 2 है, सही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -5 -7/4, तो माइनस के
5 और 7 कितना होगा 12, माइनस के 12/4, तो यहाँ से कितना आ गया -3। तो दूसरा का निकला -3। तो हमें इसके दोनों सॉल्यूशन मालूम पड़ गए। एक तो सॉल्यूशन है 1/2, एक सॉल्यूशन है -3। तो धनाचार्य सूत्र से हम जो हल है इस प्रकार निकालते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। तो इस चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो भी सॉल्यूशन करने थे समीकरणों के, द्विघात समीकरणों के किस तरीके से होते हैं, मैंने आपको सारे बता दिए। अब इस चैप्टर में और कुछ रह नहीं गया, एक विधि रह गई जो है पूर्ण वर्ग विधि, इसके अलावा और कुछ नहीं रह गया है। अब वीडियो ज्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से क्या इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। बाकी जो एक विधि रहेगी हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। तो जब तक के लिए आप इसे पढ़िए और इसको आपको समझ में आ ही गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो या पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। लाइक करने से एक सपोर्ट मिलता है हमें, और कुछ नहीं है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को कृपया करके प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं जब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।